हम CIA नवाकोट के पास मौजूद थे जब उनको इतला मिली कि उनके इलाके में एक ट्रक जो है वो मंशियात से भरा हुआ है और लाहौर में डिलीवरी देने के लिए एंटर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस ने ना सिर्फ ट्रक को रोका हुआ है बल्कि उसकी तलाशी भी शुरू की हुई है और उसके मुख्तलिफ जो खुफिया कंपार्टमेंट्स है वहाँ से मंशियात जो है वो निकल रही है। 2 मुल्ज़मान को उन्होंने कंटेन किया हुआ है जबकि ट्रक की जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। DSP CIA की ज़ेरे निगरानी ये टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। कितनी मिकदार में इसमें से मंशियात जो है वो बरामद की जा रही है, कहाँ से ये आ रही थी, ये तमाम चीज़ें जो है अभी जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि CIA के एहलकार जो हैं वो ये ट्रक के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में से मंशियात जो निकाल रहे हैं। एक मुलजिम जो है उन्होंने अभी उसको ट्रक में से निकाला है जबकि ट्रक जो है वो पूरा भरा हुआ है और इसके अंदर स्क्रैप का जो सामान है वो पड़ा हुआ है। स्क्रैप ट्रक की में लोड हुआ है, लेकिन इनको कैसे ये इतला मिली कि इसके अंदर मंशियात हो सकती है वो भी जानेंगे। अभी जो सब इंस्पेक्टर हैं वो मुख्तलिफ उसके कंपार्टमेंट्स में से आप देख सकते हैं कि मंशियात निकाल रहे हैं और इस किस्म की पुड़ियों में मंशियात जो है वो इसके कंपार्टमेंट्स में से निकाली जा रही है। और अभी पुलिस जो है उसके पीछे, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो स्क्रैप है सारा, ट्रक के ऊपर पीछे सारा स्क्रैप है और लेकिन मंशियात जो इसके अंदर से बरामद की जा रही है। और इनको कैसे इतला मिली थी ये चेक करते हैं। हमारे पास DSP CIA नवाकोट मौजूद है। राजा साहब, एक तो टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आपको कैसे इतला मिली थी कि ये कोई ट्रक जो है वो आ रहा है और उसके अंदर मंशियात है? क्योंकि हमारा मुख्तलिफ एजेंसियों से भी रब्ता है, उसके अलावा हमारे इन्फॉर्मर उनसे भी मुकामी तौर पे मुराते में है। जब ये चली है दरअ से हमें दरअ से भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ये 120 किलो के करीब ये मंशियात लेकर आ रहे हैं और इसमें भारी मकदार में गाड़ियाँ 2 साथ होंगे जिनमें भारी मकदार में असला होगा। इनकी लोकेशन जो हमने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक लोकेशन भी लेते रहे हैं। कुछ इन्होंने 40 किलो के करीब इन्होंने उतारी है चर्च सरगोदा में। जब लाहौर में एंटर हुए हैं तो जो इन्फॉर्मर के मुताबिक और जो मेन जो करदार थे इसमें हमारे सब इंस्पेक्टर तरवेज़ का था, जिसकी इंफॉर्मेशन पर ये गाड़ियाँ 2 हमने रोकी हैं जिसमें काफ़ी मकदार में असला और प्लस ये जिसमें स्क्रैप था, इसमें स्क्रैप के नीचे से आला क्वालिटी की करोड़ों रुपए की मंशियात निकली है जी। आप ये देख सकते हैं जिसका जिक्र ये कर रहे हैं DSP साहब, ये इस किस्म की पैकिंग के अंदर ये मंशियात थी और ये चर्च है। ये आला क्वालिटी की, इंतहाई आला क्वालिटी की चर्च है जी। गर्दा और चर्च है। और ये कितने ये किलो का पैकेट है और ये जो ड्राइवर है ये किलो के पीछे 1000 रुपया फी किलो के पीछे ये वसूल करते हैं। और ये कहाँ पे सप्लाई की जानी थी? ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में चल जाती है और इनका एक नेटवर्क बड़ा मजबूत नेटवर्क है। ये जब लाहौर में एंटर होते हैं तो आगे से अपने जो मेन इनका डीलर उसको फ़ोन करते हैं, ठीक है, और वो उनके फ़ोन पर रब्ते के बाद फिर वो आके मुख्तलिफ जगहों पर इनका असला और ये मंशियात जाती है। तो ये असला और मंशियात एक ही डीलर से लाहौर आती है? ये डीलर 2 किस्म दो डीलर हैं, लेकिन पीछे इन्फॉर्मर तो एक कुदरती जो दोनों गाड़ियाँ हमारे पास एक ही वक्त में तीनों चीज़ें काबू आ गई हैं। इस ट्रक के साथ पुलिस ने 2 गाड़ियों को भी रोका हुआ है। अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो मज़े की चीज़ ये है कि लाहौर में जब ये ट्रक दाखिल हुआ है सरगोदा से तो शो यही किया गया, DSP साहब ऐसे ही शो यही किया गया कि इसके अंदर स्क्रैप है लाहौर किसी भी दरे से आया है, लाहौर तक पहुंच गया और चेक ही नहीं किया गया कि इसके अंदर स्क्रैप की आड़ के अंदर क्या क्या कुछ जो है वो भेजा जा रहा है। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म मौजूद ना हो इस तरह का तो कई मरतबा ये मंशियात लाहौर में आ जाती है। अब ये सॉरी कता कलामी माफ़, अब ये गाड़ी तो बिल्कुल भी देखने में नहीं पता चल रही कि तो इस ट्रक का और इसका कनेक्शन कैसे आप लोगों ने बनाया? क्योंकि इन्फॉर्मर के मुताबिक ये 2 गाड़ियाँ और ट्रक में असला आना था जी। पीछे से जो इनका मेन डीलर है, मेन मालिक एक ही है। किस किस्म का असला इसके अंदर? असला इंतहाई आला क्वालिटी का असला है, मुख्तलिफ बोरों की। तमरेज़ साहब ने जी, DSP साहब का कहना है कि तमरेज़ साहब को ये टिप मिली थी जिसके बाद तमरेज़ साहब ने गाड़ियाँ भी रोकी हैं और ये ट्रक भी रोका है। तमरेज़ साहब किस किस्म का असला है इसके अंदर? अपेरेंटली तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसमें मुख्तलिफ खाने बने हुए स्टॉल ट्रैक्स ने। ये लोडेड? तो ये आपको कैसे पता चला कि ये स्मगल हो रहा है? ये भी तो हो सकता है लाइसेंसी पिस्टल जो है उसके। नहीं, इसमें जो लाइसेंस होगा जी वो हमें जो है तस्दीक के बाद दे देंगे, लेकिन ये इसके ऊपर नंबर वगैरह कोई नहीं लगेगा। कहाँ और कहाँ पे असला निकल रहा है?
इसको खोल के चेक करवाएं, खोलें सर, खोल दें, फाड़ दें इसको। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो जहाँ पे ये शीशों के लीवर्स लगे होते हैं और जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ उतरा हुआ है क्योंकि इन्होंने ये तलाशी वगैरह ली है और ये सारा कुछ उतरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हाफिज इमरान आपको दिखाएगा, ये गोलियां हैं, राउंड हैं, असलहा है और ये कंपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी सारी इन्होंने तलाशी ली है और इसके अंदर से ऐसे चीज़ें वगैरह जो है वो निकल रही हैं। मंशियात और असलहा ये एक ही बंदे को डिलीवर होनी थी लाहौर में? नहीं, जो मंशियात थी ये मुख्तलिफ लोगों के पास जानी थी। लाहौर के दो तीन डीलरों के पास ही जानी थी। असला जो है ये मुख्तलिफ जो यहाँ पर डीलर्स हैं उनके पास जाना था जी। ये तो डीएसपी साहब, ये तो लोकल मेड टाइप नहीं है? लोकल भी है बीच में, दूसरा भी अला क्वालिटी का असला है, वो चाइना मेड भी है बीच में। और ये कितनी तादाद है इनकी दोनों गाड़ियों के अंदर? कम से कम जो 35 के करीब शॉर्ट गन्स हैं और जो बड़ी गन है वो तकरीबन 28 के करीब है और 25 से 30 हज़ार गोलियाँ हैं। आप ये देख सकते हैं कि दो गाड़ियां हैं, एक ट्रक है और जिस तरह वो उसको खोलते जा रहे हैं, तमरेज़ साहब और डीएसपी सीआई की टीम, आप देख रहे हैं कि असलहा और गोलियां जो हैं वो इसमें से निकलती जा रही हैं। और हैरानगी की बात ये है, ये भी डीएसपी साहब से जानते हैं, हैरानगी की बात ये है कि दरे से चले, दरे से होते हुए ये मुख्तलिफ शहरों से होते हुए सरगोदा पहुँचे और सरगोदा से डिलीवरी देने के बाद ये लाहौर पहुँचे हैं। रांझा साहब ये बताइएगा कि असलहा और मंशियात, जैसे आपने कहा कि इन्होंने मंशियात पहले सरगोदे भी आपको डिलीवर की और आपका जो मुखबर था उसने बताया कि सरगोदे से ये लोग निकल पड़े हैं जी, तो असलहा भी इन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया? हाँ, असला तो असले के मतलब मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। जहाँ पे मंशियात डिलीवर की कि वहाँ पे मैं अपनी टीम मूव करवाती हुई है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, इस सिलसिले से पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों ने मरना था जी। इसकी कितनी कमालियत होगी इस एसएमजी? ये कम से कम कोई लाख के करीब की होगी। और अगर आप अपेरेंटली जैसे अभी आपने पकड़ा है और देखा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि असली यानी लाइसेंस्ड है या इसके ऊपर जितने वेपन पकड़े हैं किसी वेपन के ऊपर नंबर नहीं है। ठीक है, इनके पास भी लाइसेंस नहीं है, कोई चीज़ के पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जी। यहाँ पे वेपन का नंबर जो है वो दर्ज होता है, जिसको इन्होंने देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि अपेरेंटली ये लाइसेंस नहीं है। और क्योंकि इस गाड़ी में से भी, इसके भी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में से मंशियात जो है वो बरामद हुई है। ये कुल अभी अगर इब्तदाई तौर पे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाए जितना असलहा और ये मंशियात आपने आज बरामद की, इसकी कितनी मालियत होगी? ये जो कम रफ से अंदाजे के मुताबिक करोड़ों की हो, क्योंकि इंतहाई एक्सपोर्ट क्वालिटी की चर्च है और गर्दा एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो बाहर जाना था। जो असल वेपन है ये भी इंतहाई अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको जिस मुखबर ने इतला दी है कि ये लाहौर में असला एंटर हो रहा है और मंशियात एंटर हो रही है, उसने आपको इस हवाले से बताया कि कितने अरसे से ये इस कारोबार में मुलव्वस है? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ये लोग करते हैं। पठानों के अलावा इसके अलावा और कारोबार के पास कोई और है नहीं। और जब ये लोग वापस जाते हैं तो मुख्तलिफ होटलों से, 5 स्टार जो होटल लाहौर में मौजूद हैं वहाँ से ये बियर के कैन लेकर जाते हैं वहाँ पे लाहौर से और वापसी वहाँ से असला मंशियात आती है, यहाँ से बियर जाती है। आप डीएसपी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनको जो मुखबर है उसने ये भी बताया हुआ है कि ये असलहा और जो मंशियात लेके लाहौर में ट्रक और गाड़ियाँ एंटर होती हैं, जब वो वापस जाती हैं तो अल्कोहल लीकर जो है वो यहाँ से लेके जाते हैं। क्योंकि तमरेज़ साहब, सिकंदर साहब और इनकी टीम ने यहाँ पे कार्रवाई की है। अब ये यहाँ से इनको सीए नवाकोट जाएंगे, सीए नवाकोट मुंतकिल कर रहे हैं। सीए नवाकोट चलते हैं, वहाँ पे जाके तमरेज़ साहब को ये कैसे टिप मिली कि मुलजमान जो है वो ट्रक लेके यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। मुलजमान अभी कितने मुलजमान आप लोगों ने यहाँ से? 4 पकड़े हैं। 4 मुलजमान जो हिरासत में लिए गए हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस तरह से वो इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे, कितने अरसे से ऑपरेट कर रहे थे। और तमरेज़ साहब से भी जानेंगे कि इनको कैसे टिप मिली, मुखबर ने क्या क्या इतलात दी और मुखबर के पास इसके अलावा और कौन कौन से लोग की इतला है जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और अगर ये पकड़े जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी मंशियात क्यों लाहौर में फ़रोख्त हो रही है और बआसानी दस्तयाब है, ये तमाम चीज़ें सीए नवाकोट चलते हैं और वहाँ से जाके जानते हैं।
सीआईए नवाकोट ने कामयाब रेड के बाद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनको उन्होंने सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। मुलजिमान के कब्जे से न सिर्फ मंशियात की भारी खेप जो बरामद हुई है बल्कि असलहा भी बरामद हुआ है। मुलजिमान की भी शनाख्त वगैरह की जा रही है, तमाम कवायद जो है चेक किए जा रहे हैं। लेकिन मुलजिमान इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे थे और ये जो असलहा और मंशियात लाते हैं ये किस को यहाँ पे डिलीवर करते हैं, और उसके बाद यहाँ से वापस जब जाते हैं तो कौन सी चीज़ें यहाँ से स्मगल करके लेके जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या? इमरान। कहाँ के रहने वाले हो? दरे गए। कितने अरसे से मंशियात का काम कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। क्या करते हैं, क्या हो तुम, तुम्हारा काम क्या है? ये मंशियात लाता हूँ, ट्रक है मेरे पास, तो वहाँ से आता हूँ फिर रास्ते में दे देता हूँ। यही मेरा काम है। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारे ट्रक में मंशियात है और कितनी है? जी मुझे पता। कितनी मंशियात थी तुम्हारे ट्रक में? तकरीबन 80 किलो है। और इससे पहले कहाँ पर डिलीवरी दी तुमने? इससे पहले मैंने पीछे दी है, वो पता नहीं क्या नाम है उस जगह का, 40 किलो उधर दिया मैंने। तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इस काम करने के? एक केजी मिलते 1000 रुपये केजी। तो तुमने अभी 800 किलो लाहौर डिलीवर करनी थी जी, और 400 किलो तुम पीछे करके आए जी। तो 1000 किलो, 1000 तुम्हें किलो के पीछे मिलता है जी। तो जो मालकान है जिनका ट्रक है उनको भी कुछ देते हो? माल ही उनका ही। माल भी उन्हीं का ही होता है? वही देते हैं ट्रक। तो ये 3 साल से तुम काम कर रहे हो, तो इससे पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं। किसी नाके पे पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा, कोई चेकिंग नहीं हुई? नहीं। कौन से रूट से आते हो? यही आते हैं, छुप छुप के आते हैं, आ जाते हैं। अभी आज कौन से रूट से आ रहे थे तो पकड़े गए हो? हाँ यही जीटी रोड से। और फिर कहाँ पे, लाहौर में कहाँ डिलीवरी देते हो? जगह का नाम का नहीं मुझे पता। तो लाहौर कैसे फिर पहुँचते हो? और पूछ के पहुंच जाते हैं। ये तुम्हारे साथ जो बंदा है ये कौन है? ये मेरा हेल्पर है। ये भी हर 3 साल से तुम्हारे साथ हर खेप में आता है? नहीं, 2 साल हो गए इसको। और तुम कितनी महीने में कितनी दफ़ा लाहौर आते हो और जाते हो? तकरीबन 2 दफ़ा आता हूँ महीने में, 2 दफ़ा। महीने में 2 दफ़ा मंशियात लेके आते हो, और जब यहाँ से वापस जाते हो तो तब ट्रक में क्या लेके जाते हो? ये शराब वगैरह लेके जाते हैं। उसकी कितनी तादाद होती है? वो कम ही होती है। और वो किसको देते हो? वो उधर ही देते हैं, दरे में। तो वापस जाते हुए भी कभी नहीं पकड़े गए? नहीं। तुम इसके साथ 2 साल से काम करो, तुम्हें पता है कि मंशियात वगैरह देने लाहौर? जी सर पता है। उसके बावजूद भी काम कर रहे हो? जी सर। क्यों? बस और गुजारा नहीं होता। तुम्हें कितने पैसे देते ये 1000 रुपये में से? ये मुझे 200 रुपये देते। 200 रुपया हर किलो के पीछे? जी सर। और जब ये शराब लेके जाते हो उसमें भी तुम्हें पैसे मिलते जी हैं? सर, उसमें भी मेरा कमीशन होता है। ये मंशियात जो है, शराब जो है, ये लाहौर में बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, उसके बावजूद भी तुम लोग ये घिनौना काम कर रहे हो। उसके अलावा भी तो कोई काम कर सकते हो। सर और काम ही नहीं है, मजबूरी है हमारी। कोई मेहरन मजदूरी कोयटा में कोई काम नहीं है ऐसा? नो सर। लाहौर में भी तो मजदूरी कर सकते हो बसों के ऊपर, इसमें भी तो कंडक्टरी कर रहे हो हेल्पर के तौर पे, तो उसमें भी कंडक्टरी कर लो बसों में। वो कभी कोशिश की है काम मैं करने कभी कोशिश नहीं की। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि 3 साल से एक ये शख्स जो पकड़ा गया है, ये 3 साल से लाहौर में डिलीवरी दे रहा है और आज तक पकड़ा नहीं किया। पहली दफ़ा ये इंकशाफ कर रहा है कि पहली दफ़ा इसको यहाँ पे लाहौर में पकड़ा गया और इसके पास से 80 किलो मंशियात जो है बरामद हुई, और वापस जब इसने जाना था तो इसने शराब लेकर यहाँ से जानी थी। कुछ और मुलजमान भी पकड़े गए, इनके कब्जे से असलहा निकला गया, और ये जो मंशियात लेके आते हैं ये ट्रक के कोनों में छुपा के लाते हैं। जैसे आपने पहले भी देखा, मुख्तलिफ हिडन ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये इन्होंने ड्रग्स छुपाई होती हैं और यहाँ पर आके उसको निकालते हैं, और जहाँ पे भी डिलीवरी देनी हो देती है। अभी इस टाइम ये बहुत मासूम बने हुए कह रहे हैं कि काम नहीं मिलता, इस वजह से इन कामों में पड़े हुए, लेकिन दर हकीकत खुद वो बता रहा है कि उसने आज तक कभी कोई और काम करने के लिए ट्राई ही नहीं की। आपको किस केस में पकड़ा? असले में सर। कहाँ से लाते हो असला? ये दर्रा से लाता है। और किसको देते हो? ये इधर पंजाब में बस वो बोलता है, मालिक बोलता है इधर जाओ उधर देगा, हम तुमको फोन करेगा। बस इधर आता है, फिर इधर दे देता है इसको, जिधर वो मालिक बोलता है उसको छोड़ता है, फिर वापस जाता है। कितने अरसे से असला ला रहे हो, ले जा रहे हो? ये तकरीबन सर 2 साल 3 साल हो गया। मसला था, बच्चा छोटा छोटा गरीब है, क्या करेगा। तो जब वापस जाते हो खाली जाते हो या यहाँ से कुछ लेके जाते हो? इधर से शराब मराब ले जाता है, उनको देता है मालिक को, वो पैसा मैसा देता है।
चलो गुजारा होता है। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं एक फेरे के? ये साहब तकरीबन 1000-1200 रुपया देता है एक चीज़ का, पैकेट है, असला है, तो वो भी ऐसे हिसाब से कभी 50 बनता है, कभी 20 बनता है, गुजारा नहीं है। कभी नहीं क्या पकड़े करें? गए? नहीं सर, किसी और शहर में, किसी और सूबे में कभी नहीं सर। परेशानी हुआ? नहीं सर, तो अब कैसे पकड़े गए? कहाँ पे गलती की है? बस हो जाता है आदमी से कोई अपने किसी गलती। बंदे ने हाँ पकड़वाया? साहब, क्या पता है साहब किसने पकड़ाया, बस इधर हम आया, बस नीचे उतरा, आगे पुलिस था, उसने पकड़ा, पूछा क्या, हमने बोला खाली, बस तलाशी ली, उन्होंने पकड़ लिया। तो कितने का असला था गाड़ी में? ये पैसा बहुत होता है इनका, करोड़ों का हिसाब होता है साहब। हमको अब मजदूर आदमी, हमको क्या पता है कितने का, हम तो गरीब आदमी बच्चों के लिए रोटी के लिए लाता है, बस जाता है फिर उधर काम में। आप भी इसके साथ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी उतना ही असला जितने इससे ये काम कर रहा है, हम भी इसके साथ कर रहे हैं। उधर से असला लाते हैं, इधर लाहौर में मुख्तलिफ अड्डों पे देते हैं लेकर। जो उधर फ़ोन करता है फलाने अड्डे पे चले जाओ, हम उधर चले जाते हैं तो इधर दे देते हैं। तो आज कहाँ पे गलती की जो पकड़े गए? जैसे ये सारे कह रहे हैं कि आज तक तो कभी नहीं पकड़े गए 3-4 साल में। हम भी पहले कभी नहीं पकड़े गए। तो आप लोग सारे आपस में एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये एक दूसरे टक्का अड्डों के पे एक सलाम दुआ होती रहती है ना। तो कितनी मालियत का आपका सामान पकड़ा गया? वो मुख्तलिफ वो होता है, वो कीमत का मुझे नहीं पता होता ये कितने का आता है, कितने का नहीं होता। कभी शर्मिंदगी हुई हो कि इस किस्म की ये ना पैसे घिनौनी मिलते हैं, शर्मिंदगी वाली केड़ी बात है सर। तो जिनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं, असले के इस्तेमाल से लोग बेमौत मारे जाते हैं, मंशियात से लोग मारे जाते हैं। सर गुजारा नहीं होता, इधर हम भीख तो नहीं मांग सकते, ये तो मजदूरी है। वो मालिक इधर जो पहुंचाओ। ये जहर जिंदगियों में घुल रहा है लोगों के, वो नई जो जवान नस्ल है जो मंशियात इस्तेमाल करके मार रही है बेमौत, असले के इस्तेमाल से एक दूसरे को जो मारा जा रहा है, दुश्मनियों के ऊपर छोटी छोटी बात पे गोली चला दी जाती है। वो तो सिर्फ अजला से लगी आती बात तो होती है। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है कि ये इन नाजायज़ कामों में मुलविस थे। मंशियात लाना, शराब लेके जाना, असलहा लाना, गैर कानूनी असलहा लाहौर लाना और फिर उसको यहाँ पे लाहौर में डीलरों को देना। इस असलहे और मंशियात की वजह से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो हैं वो सालाना मर जाते हैं। और अगर एक माह की बात की तो 46 लाशें जो हैं वो लाहौर से मिली हैं जो मंशियात की ज़्यादती की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए थे। ये कह के अपनी जान छुड़वा रहे हैं कि ये सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मंशियात और असलहा यहाँ पे लाहौर में ला के डिलीवर करते हैं, यहाँ से शराब ले जाते हैं। हालांकि इन्हीं में से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक कोई और काम करने की कोशिश ही नहीं की। पुलिस ने इस कामयाब कार्रवाई में इन मुलजमान को तो पकड़ा है, लेकिन साथ IO जिनके ज़िम्मे ये इंक्वायरी लगी है जो तफ्तीश करेंगे इन मुलजमान से, तमरेज़ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। तमरेज़ साहब, बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं कि 3 साल से ये मुलजमान लाहौर में मंशियात ला रहे हैं, ना आज तक पकड़े गए हैं, ना किसी नाके पर चेक किया गया है, और जब वापस जाते हैं तब भी शराब लेके जाते हैं। इसमें इनका जो तरीकाकार है वो बड़ा पेटेंट है। वहाँ से जब ये गाड़ी निकलती है तो यहाँ लाहौर में इतला कोई नहीं होती। हमें जो है कोई इतला मिले, कोई चेकिंग हो तब है। गाड़ियाँ इनके पास नहीं है। मज़दा ट्रक जो है वो इस किस्म का शुबा किया नहीं जा सकता, क्योंकि खाली भी हो तो उसके अंदर पता नहीं लगता कि इसके अंदर कहाँ है कहाँ नहीं है। इस वजह से इनको पकड़ना मुश्किल होता है। अब इन मुलजमान के पास से कुल कितनी मालियत की चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं और क्या क्या जो मंशियात है वो तकरीबन 80 किलो के करीब 80 किलो के करीब चर्स है जो मज़दा ट्रक में से निकली है। मालियत होगी उसकी मालियत तकरीबन 1 किलो की जो जहाँ पे लाहौर में जो 1 किलो बिकती है वो 90,000 रुपये किलो के हिसाब से जो सेल आउट होती है, तकरीबन 90 से 1 लाख रुपए के दरमियान। तो इस हिसाब से आप देख लें। और असलहा जो है वो असलहा जो है वो 10 बड़ी राइफलें हैं, 100 के करीब पिस्टल हैं छोटे, जिसमें 30 बोर के पिस्टल भी हैं, 9mm के भी हैं, और 50,000 के करीब गोलियाँ हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। मंशियात जो है वो तो समझ आता है कि लाहौर में डीलरों को बिक जानी है। असलहा का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? असला भी जो है जी वो असला डीलर जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के मंगवाते हैं। जो इतनी बड़ी खेप जो है वो असला डीलर्स ही मंगवाते हैं। वो करते ये हैं कि लाहौर में लाकर उनके ऊपर जाली नंबर पंच करके तो आगे फ़रोख्त कर देते हैं, या गैर कानूनी तौर पे जो है फ़रोख्त करते हैं।
अब जिनको इन्होंने मंशियात डिलीवर करनी थी उनके हवाले से कुछ बताया कि वो कौन लोग हैं, कितने अरसे से उसी शख्स को भेज रहे हैं, पीछे कौन भेजता है सामान लाहौर ये पीछे वालों को तो पता लग सकता है हमें, लेकिन वो पेशावर और कोयटा की जो है वहाँ पे हम लोगों की अप्रोच नहीं है, मतलब पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वहाँ तक रसाई नहीं है हमें हासिल। जो लाहौर में होता है वो इस तरह है कि इनके पास उनका नंबर नहीं होता, इनको सिर्फ पीछे वाली पार्टी का पता होता है, वो ही इन्हें फ़ोन करते हैं कि फ़लाँ जगह पे चले जाओ, बंदा आ रहा है। इनमें से एक को तो लाहौर के रास्तों को नहीं पता, तो ये डिलीवर कैसे करते हैं? वो डिलीवर इसी तरह होता है जी कि लाहौर में जब वो एंटर होते हैं ना, उसके बाद इनका एक पायलट होता है जो आगे आगे इनको रैकी दे रहा होता है, वो पायलट हमसे मिस हुआ है। बहुत शुक्रिया। आपने तुमरेज़ इकबाल साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि ये कह रहे हैं कि आगे किसको डिलीवर करना था ये मुमकिन नहीं है जानना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पीछे जो मालकान हैं उनके बारे में ज़रूर इतलात मिल सकती है, लेकिन वो भी पेशावर और कोयटा के रिहायशी हैं, दूसरे सूबे हैं, वहाँ पर पुलिस के लिए जाना भी मुश्किल है और फिर वहाँ से उन मुल्ज़िमान को उनके इलाके से गिरफ्तार करके लाना भी मुश्किल है। लाहौर पुलिस ये दावा करती है कि शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन और कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं और मंशियात जैसी लानतकोश माशरे में जो वो रच बस रही है उसको रोकने के लिए इनके बहुत इकदाम हैं, लेकिन इसके बरअक्स अगर शहर में देखा जाए तो जगह जगह ना सिर्फ मंशियात बिकती दिखाई देती है बल्कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी भी रोज़ाना कहीं ना कहीं से नशे की ज़्यादती की वजह से लाश जो है वो मिलती है। अगर रवां साल की सिर्फ बात की जाए तो अब तक सैकड़ों ऐसी लाशें मिल चुकी हैं और अगर रवां माह की बात की जाए तो 46 से ज़ायद ऐसी लाशें मिली हैं जो मंशियात की ज़्यादती की वजह से जान की बाजी हार गए थे। CIA इस मंशियात फरोशों को न सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए बल्कि मंशियात की रोकथाम के लिए अपनी सफ़ेद पारचार में टीमें लगाती है, लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन उसके बावजूद मंशियात शहर में कैसे आ जाती है इस चीज़ को जानने के लिए MSP CIA आसिम इफ्तिखार खबो साहब के पास आए हैं। आसिम भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस का दावा यह है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ वो बहुत सीरियस होकर कार्रवाइयाँ करती है। आप अगर फिगर्स देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा मंशियात लाहौर में इस्तेमाल हो रही है, क्या वजह है इसकी? ऑर्गेनाइज्ड ये एक तो ये देखा जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं और हम पूरी पुलिस कोशिश करती है कि इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको करारवा की सज़ा दिलवाई जाए। और अगर इस साल में देखा जाए तो एक 7 महीने में अगर हम देखें तो हमने तकरीबन 250 किलो के दरमियान 250 किलो के करीब हमने जो चर्स बरामद की है, किलो के करीब हमने हेरोइन बरामद की है, 10 किलो के करीब हमने जो है इसमें अफ्यून बरामद की है और इसमें हमने 50 के करीब हमने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, 26 हमने पर्चे मुकदमात दर्ज करवाए हैं। अब आपकी ये बात दुरुस्त है कि अगर इतनी हम कार्रवाई कर रहे हैं फिर इसके बावजूद अगर मंशियात बिक रही है तो वो किस पार्ट पे, कहाँ पे ये कोई वीकनेस है या ये इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं या अदालती सिस्टम है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमने जो पर्चे दिए हमारे कोई भी मुकदमा CIA का जो दर्ज हुआ है वो उसमें हमने 5 किलो 6 किलो से कम पर्चा नहीं दिया। अब लोकल सतह पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिसमें काफ़ी डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो वो सिर्फ एक आप ये देखा जाए तो इसमें सिर्फ चर्स या हेरोइन या अफ्यून से ये डेथ्स इनसे नहीं हो रही। ये जितने भी बॉडीज़ आपको सड़कों पे मिल रही है ये मिल रही है आपको वो उन लोगों की जो इंजेक्शंस लगाने वाले लोग हैं, तो इंजेक्शंस की ज़्यादती की वजह से वो तो इसके लिए तो एक ड्रग पूरा एक है सिस्टम है, ड्रग डिपार्टमेंट उसको डील करता है, तो वो उसमें कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बीमारी के दौरान इस्तेमाल होती हैं और डॉक्टर के नुस्खे पे वहाँ मिल भी जाती हैं, तो वो उन नुस्खों को यूज़ करते हुए ड्रग्स को करते हैं और ये खुद अपनी क्योंकि इंजेक्शंस इस्तेमाल खुद करते हैं तो वो उस सिलसिले में जब ये गलत इंजेक्शन लग जाता है, जो ओवरडोज हो जाता है, तो ये इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। जितने संगीन हीनियस क्राइम है वो CIA के मैंडेट में है, CIA की जुरिडिक्शन में आते हैं कि जितने भी संगीन वाक़यात में मुलविस केसेस हैं वो आप लोगों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके अंदर कत्ल, अगवा बराए तावान और ये सारे हो जाते हैं।
नशा भी इसी तरह अब संगीन नौयत में तस्वर किया जाना शुरू हो गया जितनी इसकी माशरे में पेनिट्रेशन हो गई है। जैसे आज प्रोग्राम के शुरू में CIA नवाकोट ने बताया कि ट्रक जो था लाहौर के अंदर दाखिल हो रहा था, उसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स के अंदर मंशियात की और असलहा था। इस किस्म के जब अब लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो इनके ये जो एक ट्रक है ये तो लाहौर में आके इसने आगे मुख्तलिफ लोगों को डिलीवरी देनी होगी, तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जिनको ये डिलीवरी देते हैं और फिर आगे इलाकों के लेवल के ऊपर या जो इनके टाउन्स हैं उनके लेवल के ऊपर ये मंशियात बेचते हैं। ये हमने मैंने आपको ये बताया कि तकरीबन 50 के करीब जो हमने मुलजमान पकड़े और जो पेशावर से और इलाका गैर से मंशियात लेकर आए और जहाँ पे हमने गाड़ियों में भी बरामद की और ट्रकों में भी बरामद की, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज, मैंने आपको जिस तरह के ऑर्गेनाइज ग्रुप है, इनको असल जो बंदा जहाँ से ये आ रही है जहाँ से ये जा रही है ये इनको नहीं होता। ये बीच में छोटे छोटे डीलर्स हैं जो मंशियात खरीदते हैं और छोटे छोटे डीलर, उन पर हमने अटैक किया और उनको हमने पकड़ा डीलर्स को। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो मेन डीलर है उस तक हमारी अभी तक हम मेन डीलर को पकड़ने में ना अभी तक कामयाब नहीं हो सके। हमारी कोशिश है कि हम मेन डीलर जिस जो लाहौर में मेन सप्लायर है और जहाँ से जो इलाका गैर या पेशावर में मेन सप्लायर है और जो लाहौर में मेन सप्लायर है उस तक हम पहुँचा जाए। जो लोग हमने पकड़े, जो मंशियात, जो मुलजमान हमने पकड़े, उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन हमें उस आदमी तक नहीं पहुँचा सके जो मेन डीलर था। लेकिन ये है कि जब हमने मंशियात पकड़ी तो उस मंशियात पकड़ने के बाद जो उसमें सेकंड मैन था वो हम उस तक पहुंच गए। लेकिन हम जो एक आदमी जो मेन जहाँ पे सप्लाई कर रहा था उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमने गैदर की हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द वो भी इस बारे में। कपूर साहब, आप लोगों का आम पुलिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैकी का सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आम पुलिस से ज़्यादा आ रही होती है, तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड की चेन है इसको क्यों आप लोग ब्रेक करने में भी नाकाम है कि जो मंशियात इलाका गैर से, क्योंकि जैसे दानिश नाजा साहब बता रहे थे कि इस खेप के अंदर असलहा भी बरामद किया उन्होंने, इसी गाड़ी के अंदर असलहा भी छुपा हुआ था, इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो असलहा और मंशियात दोनों की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो इस चेन को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हमने ये चेन ब्रेक ही हुई है ना जी। जो आप देखें किलो के हिसाब से, अगर आप ये रिसेंटली जो हमने किया है, हमारे रेड हुए हैं तो इसमें भी किलो के हिसाब से हमने कई 8-10 किलो के हिसाब से चर्स बरामद हुई है। इसी तरह हमने हेरोइन बरामद की है, इसी तरह हमने, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा सिस्टम अगर बेहतर है तो ये 300-400 किलो के करीब हमने चर्स भी बरामद किया है, मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखें, क्राइम जो है, क्राइम के साथ हम फाइट करते रहते हैं, करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसको हम ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को हम ब्रेक कर लें। लेकिन इसमें हमारी कोशिश पूरी है। उसके साथ आप देखें, क्रिमिनल जब वो कोई जुर्म करना है तो उसने पहले प्लान करके कर रहा होता है और हत्तुल इम्कान उसकी ये कोशिश होती है कि हमसे वो बचे। हमारा ये प्लानिंग है कि उसको बचने ना दें, कोर्ट में भेजें, अदालतों में भेजें, फिर अदालतों में ऐसा चलान पेश करें कि जिस पर उसको करारवा की सज़ा हो सके और वो एक लंबे अरसे के लिए वो जेल में रह सके। जब स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे जी, तो स्कूल और कॉलेजों के बाहर मंशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल जो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बतौर SP CIA आप क्या समझते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे करें? मैंने आपको ये पहले बताया कि अगर आप पिछले ये तो जो कोरोना हुआ है, जो कोरोना के कोविड की वजह से ये स्कूल बंद हुए 3 माह से में, मैंने आपको ये पहले बताया कि स्कूलों के सिस्टम में जो हमें हदायत दी गई, हमने उससे मनोवन उस पर अमल करते हुए स्कूलों में हम उस पर कंट्रोल करने में 80% हम कामयाब हो चुके हैं और हम ये आपसे ये दावा कर सकते हैं कि हम स्कूलों के अंदर मंशियात नहीं बिकने देंगे। लेकिन जहाँ तक आपको बताया कि चोरी छुपे अगर कोई बंदा एक सिगरेट लेकर जाता है या इस किस्म की करता है तो वो उस पर कोशिश जारी है। हम चाहेंगे कि उसको मंशियात की जो पीछे से खेप आ रही है, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे और मंशियात फरोशों को पकड़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली कमी वाक़ होगी। तो कोशिश पूरी है कि हम इसमें कामयाब हों। आपसे भी कोशिश और आवाम से भी हम यही कहेंगे कि जहाँ पे भी, क्योंकि ये जहाद अकेले पुलिस ने नहीं करना, ये जहाद में इंसाफियों को भी साथ होना है, ये जहाद में वकीलों को भी साथ। कि अगर कोर्ट में केस जाता है तो हम वकीला साहिबान भी अगर जेन्युइन बंदा है तो वो उसको भी सोचें कि ये जो मंशियात बेच रहा है इसके खिलाफ हमने क्या करना है। ये अदालतों का भी निज़ाम जो है, ये इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ियों का भी ये है, ये आम कॉमन मैन का भी ये काम होना चाहिए कि इनके खिलाफ जहाद, क्योंकि जहाद जब मंशियात फरोश के खिलाफ जहाद तो सारी इकट्ठे होकर, मैं तो ये कहूँगा कि आप सबसे कि बुराई को खात्मे के लिए सबको जहाद, हम इकट्ठे होंगे, एक पेज पे होंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते।
मंशियात का इस्तेमाल हमारी सोसाइटी के अंदर इंतहाई तेज़ी से सरायत कर रहा है और इसका इस्तेमाल जो है ना सिर्फ वो बड़ी अडल्ट्स के अंदर बल्कि टीनेजर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों सोसाइटी ऐसे नशों की तरफ राग़िब हो रही है जिससे ना सिर्फ उनका अपना नुकसान है बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या जिनके अंदर वो उठते बैठते हैं उनको भी वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हम मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब के पास आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं इन चीज़ों के पीछे। शाह जी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी आपका। शाह साहब, हमारे माशरे के अंदर अगर लास्ट एक डिकेड को देखा जाए तो उसके अंदर मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले सुना जाता था कि चर्स या गर्दा वगैरह लोग इस्तेमाल करते थे, अब आइस, कोकेन और ये चीज़ें जो हैं जो इंतहाई महंगे नशे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? अच्छा सर, देखिए मैं एक तो बड़ा तारीफ़ करूंगा कि इतना संजीदा मौजू आपने लाहौर न्यूज़ पे इसको ऑनर देकर जा रहे हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखें, गुजारिश ये कि पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सब इदारे जितना मर्जी तदारुक पे काम कर दें, जब तक आप इस माशरे की हालत, जहनी हालत को नहीं देखेंगे, समझेंगे, आपको वजूहात समझ नहीं आएंगे। ज़िंदगी बजाते खुद बड़ी तल्ख है। ज़िंदगी बजाते खुद वो डिमांड करती है कि रियलिटीज़ पे जिया जाए, सपोजिशन पे नहीं जी सकते आप। और ज़िंदगी की इस तलखी को सामना करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको सिमत चाहिए, आपको मकसद चाहिए, आपको ख्वाब चाहिए। अब ये सब चीज़ें आपकी तवानाई को कहीं ना कहीं लगाती हैं। जब आपका पढ़ा लिखा नौजवान कहीं सेटल नहीं होता, उसको जॉब नहीं मिलती, वो बेमकसदियत का शिकार है, वो बेराह रवी का शिकार है, वो नफरत देखता है, वो तासुब देखता है, वो शिद्दत पसंदी देखता है, उसकी घर से तरबियत अच्छी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा एम नहीं है जिस पे वो अपना आप लगा सके। सो नतीजा है उसके पास सिर्फ एक रास्ता रहता है, वो राह फरार का। राह फरार में से सबसे बेहतरीन रास्ता अगर कोई मौजूद है राह फरार की शक्लों में से, तो वो नशा। नशे का मतलब ये है कि ये ज़िंदगी जिसको आप आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और अपने एहसासात से महसूस कर रहे हैं, आप इस ज़िंदगी से फरार लेके अपने तखय्युलात की दुनिया में कहीं रहते हैं नशे की मदद से, और आप रियलिटी को फेस करने को तैयार नहीं हैं। सो बदबख्ती देखिए, इस यूथ जो कि 22 करोड़ में से 12 करोड़ की यूथ है, ये 12 करोड़ यूथ की सिमत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन देने वाले नहीं है। आप ये भी बदकिस्मती देख लीजिए कि आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 सालों में पाकिस्तान में 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, सैकड़ों कॉलेजेस बने हैं, कितने प्राइवेट स्कूल्स, इदारे गली मोहल्ले में खुल गए हैं। लेकिन कभी जाके देखिए कि वो तालीम देने वाले इदारे सिमत दे रहे हैं, क्या वो कोई रास्ता बता रहे हैं, और क्या स्टेट उतनी जॉब्स दे रही है, वो इंगेज कर रही है अपनी यूथ को। आपके मुल्क में जो डिग्री दी जाती है वो ये देखा ही नहीं जाता कि ये डिग्री लेने वाले कल को खपेंगे कहाँ, ये मसरूफ कहाँ पर होंगे। मिसाल ले लीजिए, फार्मेसी की डिग्री है, अगर 2000 बच्चा पूरे पाकिस्तान में फार्मेसी की डिग्री लेके जाता है तो शायद ज़रूरत 200 की होगी। 1800 क्या करते हैं, वो फील्ड चेंज करते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, जिस तेज़ी के साथ आप का पढ़ा लिखा तबका बढ़ है, उसी स्पीड के साथ ही डिप्रेशन भी बढ़ेगा। अभी आपका पढ़ा लिखा तबके में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली, वो पढ़ाने लग पड़े। शाह जी, कतई कलामी माफ़, आपकी बातों में से अगर एक क्वेश्चन मैं लूँ, आप कह रहे हैं कि जब राह फरार इंसान को चाहिए होता है तो वो नशे की तरफ जाता है। जो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर लेता है, शादी की तरफ उसकी रुझान शुरू हो जाता है, घर वाले उसको शादी करने का कह रहे होते हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रही होती, अगर वो नशा करता है तो समझ आता है कि उसको बहुत ज़्यादा सुसाइटल डिप्रेशन है, लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं कि वो शादी कर सके। लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र 14-15 साल है, वो स्कूल जा रहा है, या एक लड़का जिसकी अभी स्कूल से ख़त्म हुआ और वो कॉलेज गया जिसकी उम्र 16-17 साल है, उनका नशे में की जानिब रागिब होने का क्या वजह है? चाहिए वाज़ह कर लीजिएगा कि अगर मुझे कोई भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सुन रहा है तो मेरी बात को सेकंड करेगा कि जो बच्चा गोद में होता है, दूध पीता बच्चा, डिप्रेशन उसको भी होता है, अच्छा, परेशानी उसको भी होती है, वो भी इंसान है, उसका भी माइंड है, उसके भी जज्बात है, उसके एहसासात है, उसकी एक अंदर की दुनिया है, बिल्कुल, वो भी ख्वाब में डर जाता है, उसके साथ भी वही मसाइल हैं जो बालिग के साथ है। अब उस वक्त के प्रेशर और तरह के हैं, वहाँ उस वक्त में प्रेशर एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद लगाना है, हम नंबर मांगते हैं, ये देखते नहीं बच्चे की कैपेसिटी क्या है, हम बच्चे को एक तजब्जुब वाला माहौल घर में देते हैं, हम एतमाद करते नहीं हैं, एतमाद देते नहीं हैं, हम साथ नहीं जोड़ते, हम साथ नहीं मिलाते। सो नतीजा ये होता है कि वो बच्चा जिसको आप यंगस्टर कह रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वो नशा ना करे, उसका राह फरार भी
ज़िंदगी से नशे की शक्ल में होता है। फिर दूसरी वजह ये होती है कि ये अवेलेबल है, यानी आप ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ अगर आएँ कि अगर ये अवेलेबल ना हो तो शायद ये रास्ता किसी को ना मिले। ये याद रख लीजिएगा, दुनिया का कोई बंदा सिगरेट का पहला कश लेता है उसे कभी अच्छा नहीं लगता। ये हो नहीं सकता कि सिगरेट किसी को अपील करे, क्योंकि वो बुनियादी ज़रूरत नहीं है, ये एक आदत है जो डालनी पड़ती है। नशा भी एक आदत की शक्ल में उसके बाद आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को उड़ा देता है और आपके शऊर को उड़ा देता है और आपकी विल पावर को उड़ा देता है। लिहाजा वो एक आदत की शक्ल में शुरू होता है, उसके बाद वो नेचर का हिस्सा बन जाता है और उसके बगैर बंदा जीता नहीं है। वो भी किसी दोस्त से मिलता है, वो भी किसी कंपनी से मिलता है, वो भी किसी माहौल से मिलता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो कभी इस रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा जी, पहले हम देखते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, मोहल्लों के अंदर कम्युनिटी लिविंग होती थी। किसी का बच्चा वीडियो गेम खेलने जाता था तो कोई मोहल्लेदार वालिद को शिकायत करता था और बाप जो था वो कान से पकड़ के बच्चे को लाता था कि तुम वीडियो गेम कैसे खेलने चलेगे, और ये टोकन के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए। हम उससे काफ़ी दूर आ गए, घरों में भी तरबियत नहीं की जा रही। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसी वजह से हम लोग माशरे में बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती ये है कि आपके 10 से 15 सालों में स्कूल के ग्राउंड्स वीरान हो गए, आपके इलाके के पार्क्स और ग्राउंड वीरान हो गए। आपके जो क्रिकेट के मैच होते थे डूंगी ग्राउंड में, हम लाहौर में मौजूद हैं तो सब जानते हैं समनाबाद में वो कितने मैच होते थे और कैसे पिच बुक होती थी और कैसे पूरी एक लड़ाई झगड़े के साथ वो मैच होता था और पूरी एक गेम होती थी। आपकी स्पोर्ट्स खत्म हो गई, आपने स्पोर्ट्स को इनकरेज करना छोड़ दिया, आपने स्पोर्ट्समैनशिप को इनकरेज करना छोड़ दिया, आपने जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया। ये सारे फैक्टर्स मिले। सो इसके साथ साथ वो जो एक दूसरे का ख्याल करना था, वो जो गाइड करने वाले हमें कुदरती तौर पे घर के माहौल में ऐसे लोग मिल जाते थे, हमारे नाना नानी दादा दादी, हमने उनको उतना एक्नॉलेज नहीं किया। फिर रही सही कसर आई, आपके सोशल मीडिया ने हाईजैक किया, बड़े बुरे तरीके से किया। आप पास बैठा बच्चा, अब तो ये देखें इस पेंडेमिक में तो मोबाइल फोन जरूरी हो गया, लैपटॉप की जरूरत जो है वो 1 क्लास के बच्चे को है अगर उसे ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो आप तो टेक्नोलॉजी से भी बच्चे को नहीं बचा सकते, तो उस टेक्नोलॉजी से भी जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और वो जो नॉन स्टॉप यूट्यूब देखने से भी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, वो पबजी खेलने से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है या बाकी तमाम गैजेट्स को इस्तेमाल करने से होती है, उसको भी हम काउंटर नहीं कर रहे। शायद एक बाबा इंटरनेट का इस्तेमाल उतना नहीं कर रहा जितना बच्चा कर रहा है। शाह जी, आप क्या समझते हैं कि मंशियात के आदी जो लोग हो रहे हैं, ख्वाह वो यूथ है या अडल्ट्स हैं, नॉर्मल लाइफ के लिए अगर बतौर कासिम अली शाह साहब आपसे हम पूछें तो आप क्या मशवरा देंगे? किस तरह से सोसाइटी के अंदर इस नासूर से बचा जा सकता है? कौन से वो तरीके हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए, फैमिली अडॉप्ट करे तो वो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है और इससे लाने से दूर रख सकती है? देखिए, अपने बच्चों को इंगेज रखें, अपने साथ मसरूफ़ रखें। मैं ये जुमला अक्सर दोहराता हूँ और यहाँ भी ये कह देता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते तो ज़िंदगी के बदतरीन दुश्मन उनका इंतज़ार कर रहे हैं दोस्त की शक्ल में, और वो मुमकिन है नशा देते हैं। आप अगर अपने बच्चों पे एतमाद नहीं करते तो मुमकिन है नशा बेचने वाला, नशे की लत लगाने वाला उन पे एतमाद करके उनको नशा दे दे। लिहाजा घर का माहौल, बच्चों को इंगेज करना, कॉन्फ्लिक्ट फ्री इन्वायरमेंट देना, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि अगर अवेयरनेस कैंपेन्स बने, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह ये बातचीत की जाए कि कितना नुकसान है, केस स्टडीज़ के तौर पे डिस्कस किया जाए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़ी होगी, हमारी फाउंडेशन ने बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री में जिस बच्चे पे हम रिसर्च कर रहे थे, उमर साहब जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल हुई, हमने उसको नशर करना था, उसका इंतकाल हो चुका था। उसने ओवरडोज ले ली, उसने उस ओवरडोज की वजह से उसका इंतकाल हो गया और हमें एक दिन डिले करके ये पट्टी साथ चलानी पड़ी कि जिस बच्चे की स्टोरी आपके साथ शेयर की जा रही थी वो कल पिछले दिन ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हम कितने कीमती लोग, कितने काबिल बच्चे, कितने हमारी जो आप एक बच्चा पालना किसी माँ बाप से जाके पूछिए कि कितनी मेहनत से वो बच्चा पालते हैं, जवान करते हैं, 18-20 साल का वो होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट टाइम की है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, फाइनेंशियल कितनी है, और उसके बाद जब वो बच्चा नशा करता है। फिर भयानक एक चीज़ आपको बता दूँ, नशे जो ये नए सारे नशे आए हैं, आइस का और इस तरह के सारे जो नशे हैं, इसमें 80% रिलैप्स हो जाता है। अगर इलाज भी करवाया जाए तो उसकी विल पावर इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो दोबारा नशे की तरफ जाता है। यानी नशा, अगर एक लाइन में कहूँ तो मौत है। कदम उठाना आपकी शायद मर्जी था, लेकिन उसके बाद नशा आपको किस हद तक गिरा हुआ या कब्र तक ले गया, ये आपके फिर इख्तियार में नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि एक तो नशे से बचाव के लिए आपको अपने फैमिली के अंदर बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना माहौल बनाना होगा कि वो
उन दुश्मनों के पास ना जा सकें जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं इस लानत के साथ। सेकेंडली, माशरे के अंदर जो बढ़ता हुआ डिप्रेशन है और एनजाइटी है, अगर उसको कम किया जाए और हुकूमत इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए और लोगों को मोटिवेट करे तो डेफिनेटली ना सिर्फ इस लानत से छुटकारा हासिल किया जा सकता बल्कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।